काफी जद्दोजहद के बाद कुशवाहा समाज का कोई एक सर्वमान्य नेतृत्व नहीं उभर पा रहा था। शकुनी चौधरी के साथ तालमेल करके जॉर्ज साहब ने शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार को एक जगह बैठा करके समता पार्टी की स्थापना हुई। उस समय भी नीतीश जी कुछ अपना खेल कर दिए। खेल कुशवाहा समाज का लोग उसी समय से ठगा हुआ महसूस करते थे। समता पार्टी में एक नया नेतृत्व उभरा उपेंद्र कुशवाहा के। तो उपेंद्र आपके भी बहुत करीब रहे हैं। हाँ, कुशवाहा लोग इतिहास में विद्रोही हैं, विद्रोही स्वभाव के विद्रोही हैं। हाँ। कुशवाहा इतने बेचैन क्यों? उन्हें देरी हो रही है, राजनीति में जो मिल जाना चाहिए था। लालू यादव को भी कुशवाहा ने समर्थन दिया और बाद में उखाड़ भी दिया। बाद में लालू जी ने नहीं। राघवेंद्र कुशवाहा की तुलसी यादव से क्या डील हुई? किस विधानसभा क्षेत्र के लिए डील होगी? देखिए, मैं सीतामढ़ी विधानसभा से नीतीश कुमार की सरकार को बनाने में मेरी बड़ी भूमिका हुई। मैंने जितना सड़कों पे खून बहाया है नीतीश जी की सरकार को बनाने में, उतना उनके मंत्रालय के लोग या और भी लोग पसीना भी नहीं बहाए। सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, उनके साथ जाना पसंद नहीं किया और आप चले गए लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ। 60 से 70% के आसपास में कुशवाहा ने लालू यादव पर भरोसा किया। लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, योग्य पिता के योग्य पुत्र कहिए, योग्य पिता की योग्य पिता के योग्य। प्रशांत किशोर कहते हैं 9वीं फेल है, आप उनको कह रहे हैं योग्य सुपुत्र। किसी की डिग्री से किसी की योग्यता नहीं आके जा सकती। डिग्री तो नरेंद्र मोदी के डिग्री पर ही चर्चा होती है कई बार, और कबीर के पास में क्या डिग्री? आपका घर सीतामढ़ी है? जी बिल्कुल, सीतामढ़ी है ना? जी। पटना से सीतामढ़ी जाने में कितना वक्त लगता था उस जमाने में? उस जमाने में ये जो जातीय जनगणना हुआ है, इसको मैं खारिज करता हूं। लालू यादव जी ने पटखनी देनी चाहिए, जिस समीकरण से लालू यादव को नीतीश कुमार हरा। बहुत रोना गाना वहाँ किए, नाटक नौटंकी किए। नाटक नौटंकी करते हैं सम्राट चौधरी। हाँ, एक बात तो मानते हैं ना राघवेंद्र जी की इंडिया ब्लॉक सीएम के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से एक भी कुशवाहा कैंडिडेट लोकसभा का नहीं। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, कम से कम एक सिंबॉलिक तौर पर भी तो एक कैंडिडेट लड़ा सकते थे। सिंबॉलिक तौर पर भी जब नहीं दे पाए तो क्या विधानसभा में कितना सीट दे पाएंगे? कह रहे हैं कि जो भाजपा है ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, ये कह ही सकते हैं आप। जब मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, तो उसके प्रतिक्रांति के रूप में कमंडल चालू हो गया। ये आप मानेंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब ठीक है? इसे भी ये मैं नहीं मानेंगे। मैं नहीं मानेंगे। सवर्णों में भी बहुत ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण चाहिए। आज भी ब्राह्मण समाज में जो जजमानिका करके, पूजा पाठ करा करके, घंटी डोला करके, आरती उतार करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, नौकरी समाप्त कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी दे रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई आरक्षण होता नहीं है। आईएएस की बहाली में भी लैटरल एंट्री कर दी, कारपोरेट कल्चर से लेंगे लोग। तेजस्वी यादव में ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव से डरना नहीं चाहिए कि लालू यादव का शासन नहीं आ जाएगा? जब नई सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में गठित होगी तो फिर से इतना विश्वास है, एकदम पूरा भरोसा है, इतना विश्वास है, इतना पूरा एकदम 100%। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के रिश्ते कैसे हैं यह भी आपको पता है, फिर भी आप आ गए तेजस्वी के पास। छोटे वक्त दर्द नहीं हुआ? नहीं, दर्द हुआ। अच्छा, बहुत दर्द हुआ। बिहार में टायर्ड गवर्नमेंट है। आपने भी मान लिया? मैं मान रहा हूँ। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं। ताबे की रोटी उलट उलट के पकती है तो ज्यादा टेस्टी होती है। सरकारें 5-10 साल पर बदलती रहनी चाहिए। चरैवेती चलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। ठहरी हुई जिंदगी समाप्त हो जाती है और बदलती हुई जिंदगी नई नई कहानी। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि बिहार में चुनाव है और आपको पता है कि बिहार के चुनाव में जाति ही सब कुछ है। जाति जो है वह बिहार से जाती नहीं है। तो बिहार की जातियों में अभी सबसे अधिक चर्चा किस जाति की हो रही है? चर्चा हो रही है कुशवाहा जाति। लवकुश समीकरण का हिस्सा है कुशवाहा, और कुशवाहा राजनीति में इतनी उथल पुथल है कि पूछिए मत। कभी कहा जाता था कि यह वोट बैंक नीतीश कुमार का है और लवकुश के बूते ही नीतीश कुमार ने लालू यादव, राबड़ी देवी की सत्ता उखाड़ फेंकी थी। लेकिन आज हलचल है,
2024 के चुनाव को आपने देखा। औरंगाबाद, जिसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, लालू यादव ने एक प्रयोग किया और चित्तौड़गढ़ ढह गया। अभय कुशवाहा आरजेडी से वहां सांसद बन गए। तो कुशवाहा जाति की राजनीति की उथल पुथल को समझने के लिए आज हमने लाइव सिटीज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में बुलाया है कुशवाहा जाति के प्रखर नेता राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को। बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। धन्यवाद। राघवेंद्र जी के बारे में आपको हम यह बताएं कि देखिए, राजनीति में ये क्यों आए। राजनीति से पहले यह यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मेंस तक पहुंच गए थे, लेकिन पिता ने कहा कि क्यों ऑफिसर बनना चाह रहे हो। वह 74 के आंदोलन में जेल गए थे। नीतीश लालू उनके मित्र थे। उन्होंने कहा, बेटा राघवेंद्र, राजनीति करो, आईएएस आईपीएस तुम्हारी चाकरी करेंगे। तो राघवेंद्र सिंह कुशवाहा पढ़े लिखे कुशवाहा नेता हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक पप्पू यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ थे। इसके पहले छात्र समता के बिहार अध्यक्ष रहे, पीए संगमा की पार्टी में रहे, लोजपा में रहे, और अब इन्होंने भी जो कुशवाहा जाति की चाल देखी जा रही है, यह आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार लिया है, लालू यादव को अभिभावक मान लिया है। चुनाव भी लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, यह सवाल भी हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र जी, हम यह समझना चाहते हैं, कुशवाहा, बिहार के कुशवाहा एक निर्णायक जाति है बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में। वह इस तरीके से उथल पुथल के दौर में क्यों गुजर रही है? क्या नीतीश कुमार के प्रति कुशवाहा का विश्वास कम हो गया है, या नीतीश कुमार की सेहत कुछ ऐसी है कि कुशवाहा जो है वह नए नेतृत्व को तलाश रहा है, जबकि पहले से उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी हैं। अब जहां आप पहुंचे हैं, आप भी एक बड़े कद के नेता हैं, वहां भी पहले से आलोक मेहता हैं, अभय कुशवाहा जेडीयू से आकर ही सांसद बने। कुशवाहा इतने बेचैन क्यों हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि उन्हें देरी हो रही है? राजनीति में जो मिल जाना चाहिए था वह अब तक नहीं मिला है, और 2025 में नहीं मिला तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कुशवाहा राजनीति को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इसके प्राचीन इतिहास को, जी बिल्कुल, जो काफी गौरवमयी रहा है। अच्छा, कुशवाहा समाज के लोग अपने आप को बुद्ध से जोड़ते हैं, भगवान बुद्ध से जोड़ते हैं। जी, शाक्यवंशी ऋषि थे वो। तो शाक्य आप जाएंगे जब कपिलवस्तु और उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो वो कुशवाहा बिरादरी ही शाक्य लगाते हैं। अच्छा, फिर बाद के दिनों में आपने देखा होगा, या बुद्ध से पहले जो मौर्य वंश का जो विकास हुआ था बिहार की राजनीति में, जी, और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक, और सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष की जो एक रूपरेखा बनाई थी, और एक सबसे बड़ा मैप दिया था भारत का, बिल्कुल, जो उस मैप को आज एक नई चौहद्दी बनाई थी, जो आज तक उस चौहद्दी को कोई दूसरा क्रॉस नहीं कर पाया, उसमें क्षरण ही हुआ जब तक। बिल्कुल। तो ये कुशवाहा अपने आप को एक गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा से जोड़ करके देखता है, और कुशवाहा के स्वभाव को अगर देखेंगे तो ये विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति, विद्रोही है। हाँ, विद्रोही। अच्छा, यथास्थितिवाद में नहीं रहते हैं कभी। अच्छा, हाँ, आपने देखा होगा कि सनातन धर्म के विरोध में भी इन्होंने बुद्ध के मार्ग को स्वीकार किया। बाद के दिनों में जब कबीर पंथ चला, तो कबीर पंथ के सबसे ज्यादा अनुयायी कुशवाहा हुए पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में। बिल्कुल, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर बिहार हो। जी। उसके बाद फिर आप देखिए कि फिर अर्जक संघ का आंदोलन हुआ, कर्मकांड और पाखंड के खिलाफ में, जगदेव बाबू वगैरह उस समय। जी बिल्कुल। तो उस समय अर्जक संघ में भी कुशवाहा लोग काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। तो कुशवाहा लोग इतिहास में विद्रोही हैं, विद्रोही स्वभाव के विद्रोही हैं। लेकिन तुम बैठे रहो, हम देखते रहे, यह नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता है। और परिश्रमी भी है। हाँ, खेतों में काम करते हैं, ये खेतों में काम करते हैं, भीख नहीं मांगे, चोरी नहीं करेंगे, अपने शान के साथ स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। जी, शान के साथ स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो फिर स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि काफी जद्दोजहद के बाद कुशवाहा समाज का कोई एक सर्वमान्य नेतृत्व नहीं उभर पा रहा था।
एक सर्वमान्य नेतृत्व तो नहीं उभर पा रहा था। अच्छा, वो बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जब कर्पूरी ठाकुर जी के समय से ही जब बिहार में समाजवाद आंदोलन एक पनपना शुरू हुआ 1967 के बाद, डॉक्टर लोहिया के बाद, तो डॉक्टर लोहिया भी कुशवाहा समाज पर बहुत अटूट भरोसा करते थे और कर्पूरी ठाकुर जी भी करते थे। उस आंदोलन में कुशवाहा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए। 74 के आंदोलन के बाद जो सरकार बनी उसमें भी कुशवाहा की बड़ी भूमिका रही। जी। तो 90 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक में जब लालू यादव जी का प्रादुर्भाव हुआ है तो लालू यादव जी को भी कुशवाहा ने काफी समर्थन दिया और कुशवाहा को लालू यादव ने आगे बढ़ाया भी। लालू यादव को भी कुशवाहा ने समर्थन दिया काफी, और बाद में उखाड़ भी दिया। बाद में लालू जी ने नहीं उखाड़ा जी। बाद में 94 में जब नीतीश कुमार जी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में जब नेतृत्व के सवाल पर जनता दल जॉर्ज अलग बना 14 सांसद के साथ, उसी समय बिहार में कुशवाहा रैली हुई, कुर्मी रैली हुई, पटना में 1992 में हुई। बिल्कुल। तो नीतीश जी को ये लगा कि हम अगर लवकुश समीकरण को एक साथ ले चले, सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर माने जाते थे। बिल्कुल। तो उस समय उन्होंने शकुनी चौधरी जी जो कुशवाहा के नए नेता के रूप में उभर चुके थे, बिल्कुल, और उनको लोग मान्यता दे चुका था जी। तो शकुनी चौधरी के साथ ताल मिल करके जॉर्ज साहब ने शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार को एक जगह बैठा करके, और उस क्षण के मैं भी गवाह हूँ। अच्छा। और वो वाटर टावर के पास में शकुनी बाबू का आवास था, मैं भी वही रहता था। हाँ, आपका भी घर, बिल्कुल, मिडिल स्कूल में थे, तो वहीं पर आप थे। तो जॉर्ज साहब वहां जाकर के शकुनी जी को मनाए, वो कांग्रेस पार्टी में थे, वो पार्टी छोड़ करके फिर वो समता पार्टी की स्थापना हुई। समता पार्टी की स्थापना हुई और समता पार्टी से ये लवकुश समीकरण बन करके आगे बढ़ना शुरू किया। 94 में, 95 में वो करामात बिहार में नहीं हो पाया जी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके समता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में की और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सरकार बनी। उस समय भी जॉर्ज साहब चाहते थे कि नीतीश को भी केंद्र में मंत्री बनाया जाए और शकुनी चौधरी जी को भी केंद्र में मंत्री बनाया जाए। लेकिन उस समय भी नीतीश जी कुछ अपना खेल खेल दिए। जो लालू जी कहते हैं कि पेट पे दांत है, तो कुशवाहा समाज ने उस समय महसूस किया था। उस समय भी वो गच्चा दे दिए शकुनी चौधरी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं शकुनी चौधरी को नीतीश कुमार ने रोक दिया। जबकि जॉर्ज साहब बहुत चाह रहे थे कि शकुनी बाबू मंत्री बने, लेकिन वो उस समय व्यवधान हो गया। तो तब से कुशवाहा समाज का लोग उसी समय से ठगा हुआ महसूस करने लगा। नहीं, आपका ने ठगा हुआ महसूस करने लगा। लेकिन 2005 में लवकुश ने ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब शकुनी बाबू उस समय थोड़े दिनों के बाद लालू यादव के साथ हो गए जी। फिर समता पार्टी में एक नया नेतृत्व उभरा, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व। बिल्कुल। तो उपेंद्र आपके भी बहुत करीब रहे हैं। हम लोग भी समता पार्टी में उस समय थे, बाद में वो जनता दल यूनाइटेड हो चुका था। उपेंद्र प्रसाद से उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार ने ही बनाया। जी बिल्कुल। और उस समय हम लोग भी राघवेंद्र सिंह ही लिखते थे, उस समय में कुशवाहा नहीं लिखता था। तो वो धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा जी को भी नेता विरोधी दल उन्होंने बनाया। और बार बार वो बोलते थे नीतीश जी कि जिस कुर्सी पर कर्पूरी ठाकुर बैठते थे उस कुर्सी पर मैंने कुशवाहा को बैठाया है, उपेंद्र कुशवाहा को। तो धीरे धीरे फिर से जो कुशवाहा का विश्वास पाने में वो कामयाब हो चुके। और हम लोगों ने भी काफी संघर्ष किया। उस समय में छात्र समता का प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरे ऊपर में 36 मुकदमे हुए डिफरेंट यूनिवर्सिटी। 36 मुकदमे मैं अपने 4 साल के 3 साल के टेन्योर में करीब 9 महीना जेल में था, बिहार के विभिन्न जेलों में। अच्छा। हाँ, पिताजी भी जेल में रहे 74 में, आप भी नीतीश कुमार के साथ आते हुए जेल चले गए। वो नीतीश कुमार की सरकार को बनाने में मेरी बड़ी भूमिका हुई। अच्छा। मेरा जितना खून सड़कों पर नहीं बहा होगा, आज जो उनके सरकार में मंत्री है उनका उतना पसीना भी नहीं बहा होगा। क्या बात कर मैंने जितना सड़कों पे खून बहाया है नीतीश जी की सरकार को बनाने में, उतना उनके मंत्रालय के लोग या और भी लोग पसीना भी नहीं बहाए। अच्छा। लेकिन मुझको कुछ नहीं मिला। आपने चाहा? मैंने चाहा, मैंने तो कई बार चाहा। जॉर्ज साहब तो एक बार हमको लोकसभा सीट से लड़ाना भी चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन मैं सोचा कि अभी लोकसभा लायक मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं लड़ पाया। वो उस समय मुझको लगा कि अभी पहले विधायक हो जाना चाहिए। पहले विधायक उस समय छात्र नेता था, लेकिन जॉर्ज साहब हमको कहते रहे कि नहीं,
हिम्मत करनी चाहिए तुमको। तो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को देखिए स्थापित किया नीतीश कुमार ने, यह आप मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब सत्ता में आ गए तो आपने कहा कि शकुनी चौधरी को उन्होंने पहले ही गच्चा दे दिया था, और देखिए 2005 से 2025 20 साल में गंगा में पानी बहुत बह चुका है। तो अब जो कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या इधर उधर हो रहे हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, जबकि आपने कहा शकुनी चौधरी सर्वमान्य नेता बने। आपने शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, उनके साथ जाना पसंद नहीं किया और आप चले गए लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ। और उधर उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। नीतीश कुमार से ऐसी निराशा क्या कुशवाहा समाज को हुई कि 2024 में साफ साफ दिखने लगा कि नहीं, कुशवाहा वोट बैंक में दरार आ गया है? तो आपने देखा होगा, इसका कई उदाहरण है सामने। शकुनी बाबू ठगे महसूस किए, उपेंद्र कुशवाहा को ही प्रोजेक्शन मिला एक लिमिटेशन तक, उसके बाद फिर उपेंद्र कुशवाहा भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस किए। उन्होंने उनसे अलग होकर के दो बार पार्टियां बनाई, फिर गए आए। तो उपेंद्र कुशवाहा जब अलग हुए तो फिर उन्होंने एक नागमणि जी को, कभी भगवान सिंह जी को, इन लोगों को भी इस्तेमाल ही किया, मैं यही कह सकता हूं। मतलब नीतीश कुमार कुशवाहा को इस्तेमाल करते रहे, इस्तेमाल ही करते चले। अच्छा, हाँ। तो इस बात को कुशवाहा समाज ने भली भांति समझ लिया कि नीतीश कुमार जी केवल कुशवाहा को इस्तेमाल ही करते हैं। अच्छा, वो उनका वाजिब हक देने में पूरी तरह से अपनी भूमिका नहीं निभाते हैं। अच्छा, तो फिर से प्रकरण में जो हाल के दिनों में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जी बिल्कुल, 2024 में इंडिया ब्लॉक में 7 लोकसभा क्षेत्रों में कुशवाहा को जो उम्मीदवार बनाया, तो लालू जी को ये लगा कि कुशवाहा वोट बैंक तो मेरा वोट बैंक था पहले से, ये सोशलिस्ट जमात था, ये तो कभी भी फंडामेंटलिस्ट के साथ नहीं रहा, दक्षिणपंथी विचारधारा से नहीं रहा जुड़ा हुआ। लेकिन अचानक धीरे 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 दक्षिणपंथी विचारधारा नीतीश जी के साथ होते होते चला गया था। तो फिर मैं क्यों नहीं उसको समाजवाद में शामिल करूं, और घर वापसी का उन्होंने एक जो प्लानिंग किया, उस प्लानिंग में कुशवाहा समाज के लोगों ने पिछले लोकसभा के चुनाव में मुझको लगता है कि आधा से अधिक कुशवाहा का वोट इंडिया, आधा से अधिक कुशवाहा, दो ही जीते वोट उन्होंने आधा से अधिक अपना, हमको लगता है कि 70% के आसपास में, 60 से 70% के आसपास में कुशवाहा ने लालू यादव पर भरोसा किया। अच्छा जी, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरा दिया। उपेंद्र कुशवाहा तक को मैंने, चूंकि वहां अब देखिए, यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कुशवाहा टर्न लिया राजनीति में, बिहार के राजनीति में, कि जब कुशवाहा, लालू यादव का भी कुशवाहा था, मैंने गठबंधन का जो माले से थे, और स्वयं उपेंद्र कुशवाहा एक नेता के रूप में लड़ रहे थे, तो लोगों ने माले के नेता को, लालू यादव के फोल्ड के कुशवाहा नेता राजाराम कुशवाहा को पसंद किया। आप दूसरे जगह भी देखिएगा, उसी समीकरण से लालू यादव जी ने पटखनी देनी चाहिए, जिस समीकरण से लालू यादव को नीतीश कुमार हराते थे। बिल्कुल, बिहार में यादव लोकसभा में जहां जहां लड़ते थे लालू यादव के, तो नीतीश कुमार भी यादव कैंडिडेट ही लड़ाते थे, और लालू यादव का यादव हार जाते थे और नीतीश कुमार का यादव जीत जाते थे। बिल्कुल। तो अब खगड़िया में देखिए आपने, उन्होंने लड़ा दिया, खगड़िया में लड़ाया, मार्जिन कम हो गया, मार्जिन बहुत कम हो गया। हाँ, और वहां तो सम्राट जी काफी मेहनत किए, जिसके कारण अपनी पगड़ी उतार के रखते थे कुशवाहा के समाज के लोगों के बीच में। तो कुछ लोग अब वहां की, हमको मुख्यमंत्री बनाना है तो आप इनको जिताइए, बहुत रोना गाना वहां किए, नाटक नौटंकी किए, तब कुशवाहा कुछ नाटक नौटंकी करते हैं सम्राट जी। जो होता है राजनीति में वोट लेने के लिए, तो वो सब, तो लालू यादव भी बहुत नाटक नौटंकी करते हैं। ठीक है, राजनीति में तो। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो बेचैनी है, व्याकुलता है, एक बात तो मानते हैं ना परागबेन जी की इंडिया ब्लॉक में सीएम के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। तो सीएम, मैं आ रहा हूं सवाल में, पूरा सवाल कर लूं, और एनडीए में नीतीश कुमार का रिटायरमेंट हो जाना है। नीतीश कुमार का रिटायरमेंट, चाहे वह मुख्यमंत्री के रूप में हो या पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हो, उम्र कितने दिनों तक साथ देगा, सेहत कैसी है, आपको ही पता है। तो एक संभावना यह बनती है कि एनडीए में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो सम्राट चौधरी को छोड़कर कुशवाहा आरजेडी की ओर क्यों जाएंगे? इसका एक सीधा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से एक भी कुशवाहा कैंडिडेट लोकसभा का नहीं था।
अच्छा। उस समय सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कम से कम एक सिंबॉलिक तौर पर भी तो एक कैंडिडेट लड़ा सकते थे। बिल्कुल लड़ा सकते थे। तभी तो ये लगता कि भाई कुशवाहा समाज का कोई प्रदेश अध्यक्ष, इतनी बड़ी पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है इस बिहार प्रांत का, और वो एक भी कुशवाहा को टिकट देने में सफल नहीं हुए। इसका बहुत खराब मैसेज गया। अच्छा। और नीतीश कुमार जो देते रहे सीट, जितना सीट देते थे उतना सीट दिए वो जी। तो नीतीश कुमार जी को 2 सीट मिला। बिल्कुल। और उधर जो साफ साइफर हो जाता था लालू जी के तरफ से, तो वहां भी 2 सीट मिला। बिल्कुल। तो बराबरी तो हो गई। और वोटर्स के हिसाब से देखा गया तो जो मैंने पहले ही कहा कि ज्यादा वोट का, तो आपको क्या लगता है कि तो वो अब यही आकलन लोगों का है कि जब लोकसभा के चुनाव में एक सीट भी सिंबॉलिक तौर पर भी जब नहीं दे पाए, तो क्या विधानसभा में वो कितना सीट दे पाएंगे? तो आपको लगता है कि भाजपा यदि जीत भी जाती है तो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? ये तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बात है जी। अब इस पर मुझको कुछ नहीं कहना है। हाँ। अब यह मैं नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस एज ए कुशवाहा लीडर भारतीय जनता पार्टी में अपनी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, वो हिस्सेदारी तो दिख नहीं रही है। अच्छा। चाहे लोकसभा के चुनाव में हो तो लोकसभा के चुनाव की पृष्ठभूमि बना करके आकलन कर रहे हैं भविष्य का विधानसभा चुनाव का। बिल्कुल। तो अब ये लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, योग्य पिता के योग्य पुत्र कहिए, तेजस्वी योग्य पिता की योग्य पिता के योग्य, प्रशांत किशोर कहते हैं 9वीं फेल है, आप उनको कह रहे हैं योग्य सुपुत्र। मैं 9वीं फेल से मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी की डिग्री से किसी की योग्यता नहीं आकी जा सकती। अच्छा। डिग्री तो आप देख रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी, आप कह रहे हैं डिग्री का कोई महत्व भी नहीं है। नहीं, डिग्री का महत्व है, लेकिन योग्यता केवल डिग्री से नहीं आती। आपको अनुभव और स्वाध्याय, समाज अनुभव और स्वाध्याय से भी बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञान मिलता है। आपने देखा, डिग्री तो नरेंद्र मोदी के डिग्री पर ही चर्चा होती है कई बार, और कबीर के पास में क्या डिग्री थी? कागज बसी उन्होंने छुआ तक नहीं था। लेकिन आपने कहा दिया सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र। राघवेंद्र कुशवाहा जी, आप तो छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार को बनाने में आपने खून बहाया। आपको याद नहीं है 1990 से 2005 किस तरीके का जंगल राज था, फिर वहीं जाकर के आप बैठ गए? नहीं, मैं इसको जंगल राज नहीं मानता हूँ। तब तो आप जंगल राज कहते होंगे जब नीतीश कुमार के साथ थे। उस समय चूंकि राजनीतिक मजबूरी थी, उस समय मैं उनकी पार्टी में छात्र अध्यक्ष था, तो काफी मैंने आंदोलन किया। और उसी पीरियड में मेरे ऊपर में 36 मुकदमे हुए। हाँ जी, 24-25 केवल उस पीरियड के, बाकी लोजपा में कुछ मुकदमे, कुछ पप्पू यादव जी के पीरियड में मुकदमे हुए जी। और जेल भी में रहा, डाक बंगला चौराहा पर कितनी बार, दर्जनों बार मैं लाठी खाया होऊंगा। तो उस समय मैं अपने पद और पार्टी का धर्म निर्वहन कर रहा था। और उस समय भी मैं जब चर्चा होती थी तो मैं कहता था कि उन्होंने सामाजिक न्याय का वो क्रांति युग था वो। अच्छा। 1990 से लालू यादव जी के सत्तारोहण के बाद जो सामाजिक क्रांति हुई बिहार में, वह काबिले तारीफ है। अच्छा, आप सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, लेकिन बिहार की पहचान क्या थी? बिहार में अपहरण का उद्योग चलता है, बिहार में तबादला का उद्योग चलता है, बिहार में नरसंहार का उद्योग चलता है, बिहार में बिजली नहीं रहती है, बिहार में पानी नहीं रहता है, बिहार में शादियों में गाड़ी उठा ली जाती है। इस पर क्या बोलेंगे राकेश जी? ये देखिए, इस समय ये कुछ भी जरूरत थी, ठीक है, नहीं जरूरत नहीं थी। कुछ चीजें ऐसी है कि हर काल में रही है, हर कालखंड में ये चीजें होती रही जी। और उस समय जो बिहार का जो मामला था, आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं था, उस समय विकास से, आर्थिक विकास से ज्यादा जरूरी थी सामाजिक विकास का। लोग अपनी, जो निम्न जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति के जो लोग थे, दलित जाति के जो लोग थे, वो शिकुर के, सहम के, सिकुर के और बच के रहते थे समाज में। लालू यादव ने उन बेजुबानों को इज्जत, प्रतिष्ठा और आबरू के साथ जीने का जो अधिकार दिया, वह ज्यादा महत्वपूर्ण था। और जब लोग सड़क पर चलने लगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, आपने देखा होगा, उससे पहले भी बैकवर्ड के कई मुख्यमंत्री बने थे बिहार में, बिल्कुल, लेकिन जब जब वो बैकवर्ड के मुख्यमंत्री बनते थे तो बहुत कम दिनों के बनते थे और उनको सामाजिक सम्मान नहीं मिला। चाहे वो सतीश बाबू हो, सतीश बाबू जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनको जो चेयर दिया गया था तो गद्देदार चेयर नहीं था। अच्छा। गद्देदार चेयर हटा दिया गया और लकड़ी का चेयर दे दिया गया उनको। अच्छा।
दरोगा राय जी भी जब मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर जी भी जब मुख्यमंत्री बने और जब भोला पासवान शास्त्री भी मुख्यमंत्री बने तो उनको भी अपमान सहना पड़ा। तो लालू यादव तो हंटर लेके चलते लेकिन लालू प्रसाद यादव जी जब बने मुख्यमंत्री तो उन्होंने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात फिर से किया और वो जिस तरह से उन्होंने कहा और जिस तेवर में वो रहते थे उस तेवर से लोगों को जवाब मिला। लेकिन तब तो उसी तेवर के वजह से बिहार में कुछ प्रतिक्रांति हुई। क्रांति के खिलाफ प्रतिक्रांति होती है, उसमें कुछ छिटपुट घटनाएं हुई। छिटपुट कहते हैं आप? लालू यादव को बदनाम करने की साजिशें हुई। अच्छा, तो मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोगों को प्राणोत्सर्ग देना पड़ता है, तो आजादी की लड़ाई में जिस तरह से सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और अपना प्राणोत्सर्ग दिया, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी जब एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें भी प्राणोत्सर्ग कुछ लोग दिए, तो कोई बात नहीं है। मतलब आप कुर्बानी कर दे रहे हैं? वो कुर्बानी है, वो कुर्बानी है। पिछड़े कुर्बानी दी, चाहे कुर्बानी ले ली, लोगों की कुर्बानी थी। भाकपा माले के लोग की उस समय और राष्ट्रीय उस समय संघारों को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? मैं सामाजिक क्रांति में कभी कभी कुर्बानी लोगों को देनी। सामाजिक क्रांति में खूनी क्रांति भी आवश्यक हो जाती है। खूनी क्रांति नहीं, वो बलिदान था, कई लोगों का बलिदान था। लेकिन आप बताइए राघवेंद्र जी, आप कहते हैं हिंसा प्रतिहिंसा को हम लोग दूसरे तरीके से अब लालू यादव, अच्छा आप करें दूसरे तरीके से देख रहे हैं। मैं तब भी देखता था कि भाई जब माले ने किया तो क्रांति और जब रणवीर सेना ने किया तो संघार, यह बात होती थी। जी ये बात होती। तो आप कह रहे हैं कि भाई बहुत सामाजिक विकास और सामाजिक क्रांति हुई। आपका घर सीतामढ़ी है ना? जी बिल्कुल, सीतामढ़ी है ना? पटना से सीतामढ़ी जाने में कितना वक्त लगता था उस जमाने में? उस जमाने में 5 घंटा 6 घंटा लगता। आज कितना वक्त लगता है? आज ठीक है 4 घंटा लगता है, 3 घंटा 4 घंटा लगता है। 3 घंटा 4 घंटा लगता है। बिल्कुल। तो उन्होंने सामाजिक तरक्की की, इन्होंने आर्थिक तरक्की की, हम मानते हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल ये मानते हैं। हाँ, लेकिन लालू यादव की हम बात कर लेते हैं। लालू यादव की पहचान हुई बिहार में गरीबों के नेता के रूप में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी मानता हूं। लेकिन बाद में वह पिछड़ों के नेता माने जाने लगे और फिर बाद में वह यादव और मुसलमानों के नेता माने जाने लगे। तो यह सिकुड़ कैसे गया और इसी कारण से वह सत्ता से बाहर भी हो गए? बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक समीक्षा की है अभी उनके शासनकाल की। इसमें हुआ ये से कि उस समय जब लालू जी सत्तारूढ़ हुए तो बिहार के तमाम पिछड़े नेता इनके साथ थे। नीतीश जी भी साथ थे, रामविलास पासवान जी भी साथ थे, शरद यादव भी साथ थे, तो सब लोग साथ थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के अंदर में भी लीडरशिप क्लैश होने लगा। इनके भी अंदर में, नीतीश जी के भी अंदर में ये महत्वाकांक्षा जगी होगी कि हम भी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इन्होंने अपनी पार्टी को अलग किया। फिर शरद यादव जी अलग हुए, फिर रामविलास पासवान जी अलग हुए। तो धीरे धीरे इन लोगों के अलग होने से भी सामाजिक क्रांति कमजोर हुई, सामाजिक विभाजन हुआ और अपने अपने समाज के लोगों को अपना अलग अलग नेता चुनने की एक स्वाभाविक महत्वाकांक्षा जगने लगी। दलितों में भी एक लगा कि मेरा भी नेता मुख्यमंत्री बने, अति पिछड़ों में भी लगने लगा कि मेरा भी नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। बिल्कुल। लवकुश में भी लगने लगा कि मेरा भी नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा के कारण सामाजिक जो समग्र रूप से जो एक जगह लोग थे उनका विभाजन हो गया, तो उनका विभाजन होने लगा। तो धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव की शक्ति कमजोर होती चली गई। लेकिन अब फिर से तेजस्वी जी ने जो अभी, वो तो ए टू जेड की बात करें, सवर्णों से दूर रहे फिर भी ए टू जेड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब इन्होंने देखा है तो वो अब न सिर्फ पिछड़ा, न सिर्फ दलित, अब अगरों को लेकर के भी ए टू जेड की बात करते हैं। अब सामाजिक न्याय का दौर जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अच्छा, अब वास्तव में आर्थिक न्याय की भी बात होनी चाहिए। उस आर्थिक न्याय की बात के कारण ही तेजस्वी जी ने सबको गले लगाने की बात की है। अच्छा, वैसे तो सबका साथ सबका विकास एक जुमला है दूसरे किसी पार्टी के लिए, लेकिन ये हृदय से सबको साथ लेकर के चलना चाह रहे हैं। आपको लगता है? बिल्कुल। अच्छा, मुझको लगता है। और इसी लगने के कारण ही मैं इनके साथ हुआ हूं। अच्छा, और मुझको लगा कि देश में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय,
पर करारा प्रहार हो रहा है दक्षिणपंथी विचार वाले लोगों के कारण। अच्छा, ये कांग्रेस मुक्त भारत का एक सिर्फ नारा देते हैं। अच्छा, असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, आरएसएस के लोगों का है इस देश में सामाजिक न्याय की ताकत को कमजोर करो और धर्मनिरपेक्ष ताकत को कमजोर करो। और इस ताकत को कमजोर करने के कारण देश में सांप्रदायिक उन्माद फैल रहा है चारों तरफ। तो स्वयं नरेंद्र मोदी ही अति पिछड़ी जाति के हैं, क्यों सामाजिक न्याय की ताकत को कमजोर करना चाहेंगे? कई बार जी वोट लेने के लिए जी चेहरा सामने लाया जाता है, लेकिन सत्ता किन की है, सत्ता में भागीदारी किन की है, ये देखना होगा। आप केंद्र के मंत्रिमंडल में देखिए कि कितने पिछड़े और कितने दलित वर्ग का चेहरा है और कितने, मतलब आज भी आप कह रहे हैं कि जो भाजपा है ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, ये कह ही सकते हैं आप। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। कहाँ संविधान और आरक्षण खतरे में? संविधान तो खतरे में है ही। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन में कह ही सकता हूं जी आरएसएस को, दत्तात्रेय होसबले ने क्या कहा कि समाज, ये सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म, ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये इन दो शब्दों को प्रियम्बल से इलिमिनेट करना चाहिए। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को प्रियम्बल से, प्रस्तावना से, संविधान के प्रस्तावना से इसको इलिमिनेट करना चाहिए। तो क्यों उन्होंने कहा? क्यों हटाने की बात ही कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि संविधान की मूल आत्मा में ये नहीं है। अंबेडकर साहब ने बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें ये शब्द नहीं थे। 74 में इंदिरा गांधी जी ने ये शब्द लाया। बहुत सारी चीजें कालखंड में बदलती रहती है। संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है जी। और इसमें ये शब्द जोड़ा गया, ये समय की मांग थी उस समय। अब आप समाजवाद को और धर्मनिरपेक्षता को हटाना चाहते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? और दूसरी तरफ आपने आरक्षण की सीमा को न बढ़ा करके, आप देखिए सामाजिक न्याय के में आस्था रखने वाले लोग जी, जब मंडल कमीशन लागू हुआ देश में तो उसके प्रतिक्रांति के रूप में कमंडल चालू हो गया। और जब मंडल लागू हुआ तो कितने कुर्बानी देनी पड़ी लोगों को। उस समय हम लोग भी जेल गए थे और कई लोग आपने तो किताबें लिखी थी। मेरी मंडल कमीशन पर किताब आई थी। बिल्कुल, उस समय मंडल कमीशन पर किताब आई और कमंडल पर भी मैंने किताब लिखी। आपने मंडल कमंडल दोनों किताब पढ़ ली थी? अच्छा, मंडल कमीशन पर ही मेरी किताब आई और राम जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद पर भी किताब। तो मुझे लगता है उस तारीख को ही आ गई थी किताब। हाँ, उसी तारीख को। 6 दिसंबर उस समय पत्रकार थे। बिल्कुल, मैं आज 6 दिसंबर को बाबरी वो ढांचा ढहा गया और मेरी किताब उसी दिन रिलीज हो गई थी। तो ये मैं कह रहा था कि अब जो सामाजिक न्याय के लोगों ने भी कहा कि भाई हम ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण लागू किया गया वो ठीक है। जो वर्ग, सवर्णों में भी बहुत ऐसे वर्ग हैं जिनको आरक्षण चाहिए। आज भी ब्राह्मण समाज में कई ऐसे लोग हैं जो जजमानिका करके, हम लोग की तरफ मिथिला में पूजा पाठ करा करके, घंटी डोला करके, आरती उतार करके अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। उनकी स्थिति देखते हैं तो मुझको लगता है कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, आप ब्राह्मणों में भी आरक्षण की बात कर रहे हैं? गरीब ब्राह्मणों में हम उसी का ना ईडब्ल्यूएस। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव ने भी अपने घोषणा पत्र में इसको लिखा, नीतीश जी ने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा, रामविलास पासवान जी ने भी अपने घोषणा पत्र में 5% की बात हो रही थी कि 5% मिलना चाहिए। 5% ही मिलना चाहिए। 10% को मिला, ठीक है। तो 10% आप उस वर्ग को दे रहे हैं तो जिसकी आबादी 54% है उसको आप 27% दे रहे हैं। जिसकी आबादी 10% है उसको आपने 10% दे दिया। तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ आरक्षण भी खतरे में है। आरक्षण भी खतरे में है। आरक्षण भी खतरे में है कि आप उसको 54% से 27% पर देके 50% की सीमा से बढ़ा नहीं रहे। नीतीश जी ने उसको 65% किया भी था, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चला गया। तो मेरा ये मानना है कि आप तो एक तरफ से नौकरी समाप्त कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई आरक्षण होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता जी। आपने आईएएस की बहाली में भी लैटरल एंट्री कर दी, कारपोरेट कल्चर से लेंगे लोग तो वहां भी आरक्षण नहीं मिल पाएगा लोगों को। आप नौकरी की संख्या कम करते जा रहे हैं, छटनीग्रस्त करते जा रहे हैं।
मंडल कमीशन के रिपोर्ट में यह भी रिकमेंडेशंस था कि आप जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी है उसमें भी आरक्षण होना चाहिए, वहां नहीं है। आप जो आर्थिक आमदनी के जितने भी स्रोत है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो रियल एस्टेट का धंधा हो, चाहे और भी कई सारे जहां पर आर्थिक आमदनी का स्रोत है, उस तमाम आर्थिक आमदनी के स्रोत पर भी आरक्षण का नियम जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशंस है वो लागू होने चाहिए। वहां भी नहीं हो पा रहा है। तो हम कैसे आरक्षण की बात हो गई, संविधान की बात हो गई। जब आप तेजस्वी के पास पहुंचे हैं और लालू यादव के पास पहुंचे हैं तो राजनीतिक संभावनाओं को आपने भी तलाशा होगा, लेकिन एक बात बिहार जिसके कारण बार बार आरजेडी हार जाती है और बीजेपी वाले या नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जब मैं चुनाव में जाता हूं तो वोट मांगता ही नहीं हूं, मैं मजदूरी मांगता हूं। तो 2005 के पहले की तस्वीरें दिखाई जाती है और जैसे ही 2005 के पहले की तस्वीरें आती है, बहुत सारे वोटर ऐसे हैं बहुत बड़ी संख्या में जिनका जन्म 2005 या उसके कुछ साल पहले हुआ, तो वे भयावह दृश्यों की कहानी जब वो अपने पिता और पुरखों से सुनते हैं तो उनको डर समा जाता है। तेजस्वी यादव में ऐसा क्या है कि तेजस्वी यादव से डरना नहीं चाहिए कि लालू यादव का शासन नहीं आ जाएगा, बिहार में फिर से अपहरण नहीं होगा, बिहार में फिर से तबादला उद्योग नहीं चलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है जी, और यह प्रश्न तेजस्वी यादव से क्यों नहीं डरना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। यह प्रश्न हवा में, फिजाओं में हमेशा गूंजता रहता है। बिल्कुल, प्रचार माध्यमों में भी, समाचार माध्यमों भी, सोशल मीडिया में भी ये गूंजते रहता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2005 में जब लालू राबड़ी जी ने बिहार नीतीश जी के हाथों में सौंपा था, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, आप भी बहुत सारे आंकड़ों का अध्ययन करते रहते हैं, तो आपने देखा होगा उस समय बिहार भारत के 2 राज्यों से कई मामलों में बेहतर पोजीशन पे था, उड़ीसा और राजस्थान से। 2005 में जी। आज आप देखिए बिहार में इतना विकास हुआ, चारों तरफ विकास के नए नए मापदंड गढ़े जा रहे हैं। तो आज जो भारतवर्ष का सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बिल्कुल, उसमें बिहार किसी भी मामले में सब आगे नहीं है, किसी राज्य से हर मामलों में सबसे पीछे है। तो विकास को आप कैसे परिभाषित करिए? जो विकास का पैमाना भारत सरकार तय करती है या यूएनओ तय करती है, उस पैमाने पर 2005 में लालू राबड़ी जी ने नीतीश को 2 राज्यों से बेहतर कंडीशन में बिहार सौंपा था। लेकिन एक आम समझ है ना राघवेंद्र जी, आम समझ को तो आम समझ, इस परसेप्शन को, इस नैरेटिव को और परसेप्शन को समझना पड़ेगा ना। और एक और मैं बता रहा हूँ, एक बात और मैं बता रहा हूँ। आपने जो कहा कि जो बच्चे 2005 में जन्म लिए होंगे, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ ज्ञानेश्वर भाई, कि नीतीश जी 2005 में सत्ता में आए और 2017 में जो बच्चे इंटरमीडिएट पास किए होंगे, 2015 में जो मैट्रिक पास किए होंगे, वो बच्चे नीतीश जी के ही सत्ता में आने के बाद पैदा लिए। बिल्कुल, 2005 में पैदा लिए। बिल्कुल। और 2005 में वो पहली कक्षा में गए होंगे, तब वो 2015 में मैट्रिक पास किए होंगे और 17 में इंटरमीडिएट पास किए होंगे। इस 15 वर्षों में नीतीश जी ने जो काम किया, आप अगर 2015 का मैट्रिक का रिजल्ट देखिए और 2017 का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखिए, इतना वर्स्ट रिजल्ट बिहार में कभी नहीं था जी। तो कैसे हम मान ले कि नीतीश जी ने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया? मेरा एकदम, वो तो मैं भी मानता हूं कि देखिए शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से शिक्षकों की बहाली हुई और जिस तरीके के शिक्षक, और मैं वही कह रहा हूं, तो जब ये तेजस्वी में किस तरह से लोग नहीं भरोसा करेंगे, उससे पहले बहाली कितनी हो रही थी। लालू प्रसाद जी ने भी बीपीएससी से जो बहाली की थी लगभग 50,000 शिक्षकों की, वही शिक्षक आज भी मेरुदंड है जी बिहार की शिक्षा व्यवस्था जी। बाद के दिनों में जब नीतीश जी पिछले बार जब लालू जी के साथ हुए, तेजस्वी जी ने कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली और स्पेशल ड्राइव करके नौजवानों को रोजगार दिया। तो ये एक तो परसेप्शन बना ना कि तेजस्वी जी ने
रोजगार दिया। मैन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो भाई वो परसेप्शन बन गया। और आपने कहा कि देखिए विकास, आपने डेटा से खेल दिया, यह तो आप भी मानेंगे ना कि बिजली रहती है, यह आप मानेंगे ना कि अब सड़कें हैं, यह आप मानेंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर अब ठीक है, इसे भी नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, मैं नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे कि आप 2005 का आप तो क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, बिहार के इमिनेंट क्राइम रिपोर्टर रहे हैं आप 2005 का डेटा देख लीजिए, जो बिहार सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट का जो डेटा है, क्राइम रिपोर्ट है वो, उसका जो स्टैटिस्टिक्स है सो, और आज का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। नहीं, आबादी तो अनुपात देखेंगे ना आप, उसका रेशियो देखेंगे, परसेप्शन की बात, आप रेशियो देखेंगे, आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं, आप देखिए ना किस रोज हत्या नहीं हो रही है पटना में। नहीं, हत्या किस रोज बलात्कार नहीं हो रहा है, किस रोज बैंक रॉबरी नहीं हो रही है, किस रोज सरेआम सड़कों पर नहीं भून दिया जाता है लोगों को, किस रोज नहीं होता है। आपके लाइव सिटीज में भी मैं देखता रहता हूं खबरों को, समाचार पत्र पर तेजस्वी यादव से डरना नहीं चाहिए, एकदम नहीं डरना चाहिए। तेजस्वी यादव जी सबको गले लगा रहे हैं और सबको साथ लेकर के चलने की बात वास्तव में केवल वही कर रहे हैं। एक नया विजन है और एक नई उम्र की ताजी फसल है जिस पर सब लोगों को भरोसा करना चाहिए। हमने देखा आपके साथ रेणु कुशवाहा भी, राजीव रंजन कोहली भी, तमाम कुशवाहा नेताओं का रास्ता अभी आरजेडी की ओर, अभी तो ये केवल झांकी है, अभी अच्छा, असली पिक्चर बाकी है, अभी असली पिक्चर बाकी है। लेकिन इतनों का सामंजन होगा कहां? यादवों की संख्या कम कर देंगे क्या? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग विधायकी और सांसद बने। अच्छा, इतना समर्पण है? इतना समर्पण, जब देखिए देश में अभी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते मैं नहीं जानता, लेकिन ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस को और धर्मनिरपेक्ष ताकत को समाप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में जो भी लोग सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म की बात करते थे, सब लोगों को या तो भय दिखा करके, या तो डरा करके, या अपने साथ ले लिए, और जो साथ नहीं हुए उनको ये ईडी, सीबीआई, बहुत सारे हथकंडे से उनको भयाक्रांत करके उनको चुप कराए हुए हैं। एक केवल लालू प्रसाद यादव की पार्टी है जो निश्चित रूप से इस ताकत के खिलाफ में खूंटा ठोक करके बिहार में खड़ी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। ये कम बड़ी बात नहीं है। और मैं कह रहा हूं आपको कि 2025 में विधानसभा का जो चुनाव आएगा, यह चुनाव एक नया संकेत देगा। फिर से बिहार से ही एक नई क्रांति की सूत्रपात होगी, और बिहार विधानसभा का चुनाव जब नई सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में गठित होगी तो फिर से, इतना विश्वास है, एकदम पूरा भरोसा है, इतना विश्वास है, इतना पूरा एकदम 100% अच्छा है। क्यों? और 32% वोट पर टिके हैं, कहां से? नहीं। और अभी आपने कहा कि अभी तो झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। कुशवाहा की संख्या कितनी है और कुशवाहा कितने निर्णायक है, कितने विधानसभा क्षेत्रों में, कुछ बता सकते हैं आप? कुशवाहा की संख्या 170 विधानसभा, 170 245 में जी, 170 विधानसभा में कम से कम 15,000 से ऊपर है। अच्छा, और 85 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग आपको 35,000 से ऊपर है। अच्छा जी, हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं ये जो जातीय जनगणना हुआ है, इसको मैं खारिज करता हूं। आप खारिज करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, महागठबंधन की सरकार में हुआ था। इसमें कुशवाहा की संख्या को कम कर दिया गया। बिल्कुल कम कर दिया। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा और शिवराज चौधरी और तेजस्वी यादव के रहते हुए, अब जो भी हुआ हो, यह डोर टू डोर सर्वे नहीं था, यह टोकन सर्वे था। अच्छा, मैं भी था बिहार में, मेरे पास तो नहीं आया जातिगत सर्वे वाला, कोई आदमी नहीं आया, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास लोग नहीं गए। मुझको पूरी तरह से यह सतही और फर्जी डेटा दिया गया। मैं इस डाटा को नहीं मानता हूं, जातीय जनगणना को, सर्वे को। मैंने अच्छा राघवेंद्र जी, आप आ गए तेजस्वी यादव के पास, पप्पू यादव के यहाँ थे आप। पप्पू यादव भी बड़ा सम्मान करते थे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 10 वर्षों तक आप साथ रहे। और पप्पू यादव और तेजस्वी यादव दोनों के रिश्ते कैसे हैं यह भी आपको पता है। फिर भी आप आ गए तेजस्वी के पास। ये छोटे वक्त दर्द नहीं हुआ? नहीं, दर्द हुआ। दर्द हुआ? दर्द हुआ। अच्छा, बहुत दर्द हुआ। पप्पू यादव ने इजाजत दे दी? पप्पू
यादव जी से मेरा बहुत गहरा लगाव रहा है और कई मुद्दों पर मेरा वैचारिक एकमत भी हम रहे हैं जी। और वो भी पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। ये पढ़ने लिखने वाले पप्पू जी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, ये आप मानते हैं? बहुत केवल बाहुबली नहीं है, बहुत अध्ययनशील व्यक्ति है। अच्छा, क्रांतिकारी स्वभाव है उनका और बहुत लोग क्रांतिकारी को बाहुबली शब्द भी दे देते हैं। क्रांतिकारी है, अधिक बोलिएगा तो इससे नाराज हो जाएंगे। वो विद्रोही है, विद्रोही स्वभाव के हैं, जैसे कुशवाहा होते हैं। हाँ, जैसे कुशवाहा भी होते हैं कुछ लोग। तो ये मेरा ये मानना है कि जब उन्होंने अपने दल का विलय करा लिया कांग्रेस पार्टी में जी, और हम समाजवादी पृष्ठभूमि की राजनीति किए हैं और हम डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानते थे, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते थे, हम क्रांति नायक लालू प्रसाद को भी अपना नेता मानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 74 के आंदोलन में हम लोग जब वॉल राइटिंग करते थे तो मैं 7 साल का था तो मैं खड़ा रहता था गेरुआ घोर करके, अच्छा, सूची बना बना के तोड़ के मैं देता था उनको, पिताजी को, पिताजी और उनके दोस्तों को मैं देता था और वो लिखते थे। तो तब से तो मुझको समाजवाद से गहरा लगाव था। तो जब मेरी पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस तरह का कोई ये नहीं हो रहा था, तो 1 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए थे जी, बिल्कुल। तो मुझको लगा कि देश में सामाजिक न्याय की ताकत को और कांग्रेस कमजोर किया जा रहा है और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया जा रहा है। तो इस 2 मुद्दों पर लड़ने वाली एक पार्टी मात्र बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ही है, लालू प्रसाद जी ही हैं। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारों से सहमत हो, पहले भी था मैं, आज भी हूँ, और नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो मैंने वर्ण किया कि चलेंगे इनके साथ। ठीक है, लेकिन जब चुनाव के वक्त चलना फिरना होता है तो लोग कहते हैं कुछ ना कुछ डील तो होती है चुनाव के पहले जब मेल जेल होता है। तो राघवेंद्र कुशवाहा की तेजस्वी यादव से क्या डील हुई, किस विधानसभा क्षेत्र के लिए डील हो गई? देखिए, मैं सीतामढ़ी विधानसभा से जी 2010 में चुनाव लड़ा था। हाँ, मुझे याद है, आप एलजेपी से लड़े थे ना? एलजेपी से लड़ा था और बस जीतते हार गए थे। बहुत कम वोटों से मैं हारा था और बहुत अच्छा वोट लाया भी था, 47,000 वोट लाया था जी। और लालू प्रसाद जी की, आदरणीय लालू प्रसाद जी की बड़ी भूमिका थी मुझको टिकट देने जी। अच्छा, उसमें भी भूमिका बड़ी भूमिका थी। उन्होंने, चूंकि गठबंधन था और वो अगर कांग्रेस पार्टी उस साल गठबंधन में रहती तो मैं आराम से चुनाव जीत जाता जी। तो सत्ता के खिलाफ मैं लड़ा। उस समय नीतीश जी की सुनामी लहर थी, बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए, बिल्कुल, और मैं पहली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन अपनी प्रेजेंस काफी, नीतीश जी को भी मुझको बधाई देनी पड़ी थी। अच्छा, और चुनाव के रिजल्ट के बाद नीतीश जी ने मुझको बधाई दिया था, कहा कि बहुत अच्छा चुनाव लड़े आप, अच्छा, बहुत अच्छा आपने लड़ा और आपने इतना वोट लाया कि उस क्षेत्र में पूरे तिरहुत कमिश्नरी में जदयू का कोई प्रत्याशी इससे ज्यादा, आपसे ज्यादा वोट नहीं लाता। अच्छा, तिरहुत में? हाँ, तिरहुत, पूरे तिरहुत में। अच्छा, तो मेरा ये मतलब जदयू के जितने जीते थे वो आपसे कम वोट लाए जी। मेरे सीतामढ़ी में भी मेरे से बहुत कम लोग, मात्र सुनील कुमार पिंटू हमसे जीते थे और वही केवल वोट लाए थे ज्यादा, और बाकी लोग तो मेरे से बहुत कम वोट ला करके एमएलए बन गए थे। तो ये मेरा मानना था कि बस वो लड़ा था वहां। अब ये पार्टी तय करेगी कि मुझको कहाँ काम करना। मैं बिहार में परिवर्तन चाहता हूँ, परिवर्तन चाहते हैं। बिहार में टायर्ड गवर्नमेंट है। आपने भी मान लिया? मैं मान रहा हूँ। आपने भी मान लिया? एकदम। 20 साल डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती जी, बिल्कुल। और बिहार के लोगों को भी जीवंत होना चाहिए और जीवंत है भी जी। तो ताबे की रोटी उलट पुलट के पकती है तो ज्यादा टेस्टी होती है। सरकारें 5-10 साल पर बदलती रहनी चाहिए, तब लोगों को अच्छी हुकूमत और अच्छा प्रशासन और अच्छा विकास का स्वाद मिलते रहता है जी। मैं जड़ता में विश्वास नहीं करता, मैं बहाव में विश्वास करता हूँ। चरैवेती 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 चलते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, और बदलना ही प्रकृति का नियम है। जब तक बदलाव नहीं होगा तो आपको मजा नहीं आएगा। ठहरी हुई जिंदगी समाप्त हो जाती है और बदलती हुई जिंदगी नई नई कहानी लिखती है। नहीं, आपने कह दिया टायर्ड और रिटायर्ड। राघवेंद्र जी, आप तो छात्र समता में भी रहे, नीतीश जी का तेवर भी आपने देखा। आपने यह कैसे, ठीक है तेजस्वी यादव कहते हैं, प्रशांत किशोर भी कहते हैं, आपने यह कैसे महसूस कर लिया कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं? उम्र का पड़ाव भी एक होता है। उम्र का पड़ाव होता है। 20 वर्षों तक वो सत्ता में रहे, कम समय नहीं होता। लालू जी तो ठीक है,
लालू जी मेंटली तो ठीक है, फिजिकली जो तो अब वो लालू जी कहाँ कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए। जी उन्हें तो सौंप दिया, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाया उन्होंने। तो अब निश्चित रूप से नीतीश जी को मुझको भी लगता है कि नीतीश जी ने जितना उनको करना चाहिए उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया बिहार को। उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया बिहार को। अब जो देंगे वो वर्स्ट देंगे, अब जो देंगे बस देंगे। यदि मुख्यमंत्री बन गए तो फिर बहुत बस्त होगा। अच्छा, अभी पिछले 5 साल जो अभी चल रहा है, आपने देखा होगा कि कौन चला रहा है बिहार को। नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो चुका है। इकबाल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिहार अफसरशाही के चंगुल में पूरी तरह से जकड़ चुका है, पूरी तरह से अफसरशाही हावी है। और आप देखेंगे कि बिना पैसों का कहीं कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, बेतहाशा रिश्वतखोरी बढ़ी। कौन चला रहा है बिहार को? आप सोच सकते हैं, आपको हम क्या कहें कौन चला रहा है? सबको पता है, बस वो चौकड़ी में भुंजा पार्टी चंगुल में फंसे हुए नीतीश जी। चंगुल में नीतीश जी स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे। चलिए, तो देखिए आपने 2010 की बात कह दी, आप 47,000 वोट लाकर। देखिए मैं जब आपके बारे में जान रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे 2014 का किस्सा भी याद आ गया। 2014 में तो आप सांसद बनते बनते रह गए। उपेंद्र कुशवाहा तो आपको सिंबल देने को तैयार थे और आपने चुनाव नहीं लड़ा। रामकुमार शर्मा चुनाव लड़ गए, एनडीए से सांसद बन गए। यह भी एक बहुत ही मतलब राजनीतिक चूक है। आपने कभी कभी होता है ना कि बातचीत के क्रम में दुखते हुए रग को छेड़ दिया जी। मैं रामविलास पासवान जी की पार्टी में बड़े मजे से था और उनकी पार्टी का मैं प्रधान महासचिव था। रामविलास पासवान जी मुझको बहुत हृदय से मानते थे। नीतीश जी, हम जहां भी रहते हैं मैं बिल्कुल समर्पित भाव से रहता हूं। मैं अपना बेस्ट देता हूं हर लीडर को जी। पढ़े लिखे आदमी है। नीतीश जी को भी मैंने अपना बेस्ट दिया। लालू प्रसाद जी और जब थे उस समय, जब एक ही पार्टी बिल्कुल उस समय मैं छात्र सभा की राजनीति में था, तो वहां बेस्ट करता था। रामविलास जी को भी मैंने बेस्ट दिया, पप्पू जी को भी मैंने बेस्ट दिया, ये संगमा को दिया आपने जी। तो जब सीतामढ़ी सीट मिला था और उस समय मैं तुरंत जीता था, कुछ दिन पहले के बाद लोकसभा का चुनाव था, तो लोगों को लगा कि ये तुरंत जीते हैं, 50,000 के आसपास में वोट लाए हैं, तो इनको लड़ाना चाहिए। और उस वहाँ की आबादी भी अच्छी है वहाँ। हमको दिया गया और सिंबल भी दे दिया गया। जीते हैं मतलब जी, तुरंत जीते हैं 2010। हाँ, 2010 में हम लड़े थे और 47,000 वोट लाए थे। तो ताजा घटना, हाँ, माना गया कि हाँ जीते हार गए। तो उस समय लेकिन उपेंद्र जी बुलाए तो हमको भरोसा नहीं हो रहा था कि हमको टिकट देंगे। उपेंद्र जी पर भरोसा नहीं हो रहा था। अच्छा तो ये भी होता है। उनके साथ अरुण जी भी थे, अरुण कुमार जहानाबाद। जब हम छात्र के अध्यक्ष थे तो उस समय युवा के अध्यक्ष थे समता पार्टी में वो। तो उन्होंने कहा कि आप आइए राघवेंद्र जी, आपका टिकट फाइनल है, आपका सिंबल दस्तखत करके रखा हुआ है। अच्छा, आप आइए, सिंबल ले लीजिए और पार्टी ज्वाइन करिए। यही हुआ। अच्छा, लेकिन किस्मत को जो मंजूर था, वो चर्चिल कहते हैं ना, देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। लेकिन मैं और भी आपके बारे में कि जो हमने प्रारंभ में ही कहा अपने संबोधन में कि पिताजी ने आपको राजनीति में धकेल दिया। जी जी। कि पिताजी ने कहा कि नहीं चलो तुम उधर ही चलो। नेबालाल सिंह जी थे, टीचर थे, अब तो रहे नहीं, स्थिति शेष है। वो किस्सा क्या है कि आप IAS बनना था, आप मेंस तक पहुंच गए, दूसरा बार शामिल होने का ही मौका नहीं दिया पिताजी ने, और कहा जाओ 10,000 रुपये महीना हमसे ही लेना। हाँ, वह भी एक बहुत मजेदार है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने विशिष्ट गुण का अगर विश्लेषण करता हूं तो मैं एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति मानता हूं। वो तो मैं देखता हूं, आप तो अखबारों को लिखते रहे। जब मैं आज अखबार में रिपोर्टिंग कर रहा था तो आप नवभारत टाइम्स के लिए यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग किया करते थे, और हम लोग मिला करते थे, राधा कृष्ण सिंह, नलिनी पुष्पराज। उस समय मैं तीसरी आंख एक पत्रिका भी निकाला। बिल्कुल, पत्रिका। आप भी कुछ निकाल रहे हैं ना, सोशो टाइम्स और अभी सोशो टाइम्स वगैरह निकलते रहता, असामयिक पत्रिका है जी जी। तो मेरे पिताजी की एक इच्छा रही, हर पिता अपने, आपके पिताजी जेल भी गए थे? जेल भी 74 के आंदोलन में जेल भी गए थे, और हर पिता अपने कुछ अधूरे अरमानों को पूरा करना चाहता है, देखना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको लगा कि मैं विधायक नहीं बन पाया, तो मैं लालू बन गए, नीतीश बन गए। वो तो लालू नीतीश ही करते थे, रघुवंश बाबू वगैरह सब, रामचंद्रपुर वगैरह सब उनके साथी थे। और मेरे पिताजी के हाई स्कूल में ही वो समाजवादियों का केंद्र रहता था, हमेशा लगातार सब कुछ होते रहता था। तो उनको एक
ये हसरत रही होगी उनके दिलों में। जब ऐसा हुआ तो मैं थोड़ा सा दुखी था और मैं चाह रहा था कि सेकेंड अटेम्प्ट करूं, दूं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा है कि देखो, आओ, सामाजिक संदर्भों में राजनीति का बहुत महत्व होता है जी, और सत्ता से ही सारी चीजें संचालित होती है, और सत्ता में आ जाते हो तो ऑफिसर्स लोग वगैरह सब तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। आई एम द गवर्नमेंट एंड यू आर माय सर्वेंट। यही बात होती है ना। बिल्कुल हाँ जी, यही इसी तरह का कुछ भाव उनका रहा जी। और उन्होंने कहा। और जब ये नीतीश जी भी उस समय सब लोगों को कहा करते थे कि देखिए ये एक ऐसा लड़का है जिसका बाप इसको 15,000 रुपया देता है। अच्छा, मैं क्या बात है, राजनीति करने के लिए पर मंथ इसको। और उस समय मुझको एक मोटरसाइकिल नई गाड़ी, हीरो होंडा गाड़ी हमको पिताजी खरीद के दिए थे कि छात्र राजनीति करने में पूरा घूमो। और मैं मोटरसाइकिल से चला जाता था दरभंगा, सीतामढ़ी, मोटरसाइकिल, गोपालगंज, और छात्र राजनीति में वो गया तक चला। मैंने बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में मोटरसाइकिल से चल जाता था। उस जमाने में जब मतलब गड्ढे में सड़क थी, सड़क पर गड्ढा नहीं था, अपना मजा आता था, मजा आता था जी। और मोटरसाइकिल से घूम घूम करके मैंने संगठन बनाया, बसों में धक्का खाकर, ट्रेन में धक्का खा करके छात्रों का संगठन बनाया, युवाओं का संगठन बनाया और बिहार में बदलाव लाया। नीतीश जी को सत्ता में बैठाया। हमको लगा कि चलिए मेरा एक मकसद पूरा, और अब तेजस्वी को लाना है, अब तेजस्वी को लाना है। हाँ। और इस मकसद में भी हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। अच्छा, मैं आपको बताना जोश है अभी, ये मेरा पूरा संकल्प है। हाँ। और बिना किसी लोभ लाभ के इस बार सत्ता की चाबी निश्चित रूप से बिहार की जनता सौंपना चाह रही है तेजस्वी को। सत्ता की चाबी तेजस्वी यादव को सौंपना चाह रही है, मतलब नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई। जी बिल्कुल, हाँ, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से। अच्छा, आप इसके अलावा राजनीति के अलावा कुछ कंसल्टेंसी, एजुकेशनल कंसल्टेंसी भी करते हैं, कई विश्वविद्यालयों से आप जुड़े रहे, अध्ययन अध्यापन का काज। हाँ, वो मतलब मन लगता रहता है। हाँ, ये पढ़ने, मैंने कहा ना कि पढ़ने पढ़ाने लिखने पढ़ने का मेरा शौक है जी। वो आज भी मैं 4 घंटा 3 घंटा पढ़ता हूँ, लिखता हूँ कुछ। और अच्छा, 3 घंटा 4 घंटा आज भी मैं पढ़ता हूँ। चलिए, कोई आरजेडी में गया तो जो 3 घंटा 4 घंटा रोज पढ़ रहा है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आज भी मैं पढ़ता हूँ। प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना है? प्रशांत किशोर जी भी बिहार में एक तीसरा कोना बनाना चाह रहे हैं। और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। और मैं एक न्यूट्रल एनालिसिस करता हूँ। वो मेहनत कर रहे हैं, बिहार की जनता उनको देख रही है। चलिए, तो देखिए, बिहार की जनता प्रशांत किशोर को भी देख रही है। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को हम आज कह रहे हैं दिसंबर 2025 में फिर से पॉडकास्ट के लिए बुलाएंगे और कसौटी पर तौलेंगे, क्योंकि उन्होंने आज कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और इन्होंने कहा जिसके साथ रहे उसे बनाया है, सत्ता की चाबी तेजस्वी यादव के पास रहेगी। तो इनकी बानी कितनी सत्य साबित होती है, असत्य साबित होती है, क्योंकि बिहार में घमासान है और लड़ाई सिर्फ एनडीए और महागठबंधन में नहीं है, तीसरा कोण प्रशांत किशोर का भी है। तो यह पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम नए नए मेहमानों को लेकर आपके सामने आते रहते हैं। अभी चुनाव का वक्त है, इसलिए चुनाव की बातें अधिक होगी। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।